हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मगन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट मांगट कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो में हम एसीटेल का रक्सी समूह के रूप में उपयोग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटेक्टिंग ग्रुप या रक्सी समूह को हम तब काम में लेते हैं जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हों और हमें किसी एक ही फंक्शनल ग्रुप की रासायनिक अभिक्रिया करवानी हो। तो जब यदि दोनों फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी अलग अलग हो, एक फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव हो, दूसरा फंक्शनल ग्रुप कम रिएक्टिव हो, तो हमें यदि ज़्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की रासायनिक अभिक्रिया करवानी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे, पहले जो ज़्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है वही केमिकल रिएक्शन देगा। लेकिन जब स्थिति इसके उलट हो या जब ऐसी स्थिति हो जब दोनों फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी लगभग सिमिलर हो और उस स्थिति में हमें एक फंक्शनल ग्रुप की रासायनिक अभिक्रिया करवानी हो और दूसरे फंक्शनल ग्रुप की रासायनिक अभिक्रिया नहीं करवानी हो, तो एक फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसका हमें रक्षण करना पड़ेगा। वो प्रोटेक्शन यदि कार्बोनिल कंपाउंड का हमें करना हो तो उसके लिए हम एसीटेल को रक्सी समूह के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसीटेल को रक्सी समूह के रूप में हम किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं। कार्बोनिल जो समूह है उसको रक्षित करने के लिए हमें अम्लीय माध्यम में एथिलीन ग्लाइकोल के साथ इन कार्बोनिल कंपाउंड्स की रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं। जो उत्पाद जो इस अभिक्रिया में मिलता है उसको हम एसीटेल बोलते हैं, और जब एसीटेल का पुनः हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाते हैं तो वापस हमें कार्बोनिल यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए एसीटेल को हम कार्बोनिल यौगिकों के रक्सी समूह या प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में काम में ले सकते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया है कार्बोनिल ग्रुप, और ये है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल में एथेन के 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन पर 2 OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। अभिक्रिया हम करवा रहे हैं अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में जब हम एथिलीन ग्लाइकोल और कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया करवाते हैं तो एसीटेल का निर्माण होता है, और जब इस एसीटेल का हम वापस अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो वापस कार्बोनिल यौगिक और एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण होता है। एसीटेल और हेमी एसीटेल, इन दोनों यौगिकों से आप परिचित हो। जब किसी कार्बोनिल यौगिक की हम एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे हम इसकी मेथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं अम्लीय माध्यम या HCl की उपस्थिति में, तो CH3 CH OH और OCH3 हेमी एसीटेल का निर्माण होता है। और जब दूसरे मेथेनॉल के अणु के साथ ये रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हेमी एसीटेल से एसीटेल का निर्माण होता है, OCH3 और OCH3। एसीटेल जो यौगिक है उसकी क्या विशेषता होती है कि एक ही कार्बन पर 2 ईथर क्रियात्मक समूह जुड़े हुए रहते हैं, CH OCH3 और OCH3। ये जो यौगिक है उसको हम क्या बोलते हैं, एसीटेल बोलते हैं। ये जो दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, हेमी एसीटेल बनने वाली रासायनिक अभिक्रिया और एसीटेल बनने वाली रासायनिक अभिक्रिया, ये दोनों ही उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं और उनमें अभिकारक और उत्पाद साम्यावस्था में रहते हैं। उत्पाद की जो मात्रा है वो बहुत कम मात्रा में बनती है। तो जब हमें एसीटेल ज़्यादा मात्रा में बनाना हो तो हम क्या करते हैं, जो एल्कोहल, इस प्रकार का एल्कोहल लेते हैं जिसमें 2 OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हों। तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल। यानी कि एक ही यौगिक में 2 OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं
तो जो हेमी एसिटेल बनने वाली रासायनिक अभिक्रिया और एसिटेल बनने वाली रासायनिक अभिक्रिया, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया केवल इस एक ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल के द्वारा संपन्न हो जाती हैं। इसके लिए हमें ध्यान में रखना है, जो हम उत्प्रेरक काम में लेते हैं, कैटलिस्ट काम में लेते हैं, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम में लेते हैं। जल इसमें बहुत कम मात्रा में लेते हैं, कंसनट्रेट HCl गैस हम इसमें काम में लेते हैं। तो यहाँ से OH, यहाँ से OH और यहाँ से O, ये जल के अणु बाहर निकलेंगे, CH3 C H O O CH2 CH2, ये किसका निर्माण हो गया है? एसिटेल का निर्माण हो गया है। इस OH में से एक हाइड्रोजन, इस OH में से एक हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, क्या बाहर निकला है? एक जल का अणु बाहर निकल गया है और एक एसिटेल यौगिक का निर्माण हो गया है। तो इस प्रकार से जब हम कार्बोनिल यौगिकों की एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एसिटेल का निर्माण हो जाता है, और ये एसिटेल जो अणु है उसकी फिर हम वापस जब जल के साथ वही अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो वापस इस एसिटेल अणु का क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और वापस कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। इन दोनों अभिक्रियाओं में अंतर क्या है कि एक अभिक्रिया में तो जल नहीं होता है, जो एसिटेल बनाने वाली अभिक्रिया है, और जब हम एसिटेल का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसमें जल ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अभिक्रिया है वो एसीटोन या एल्डिहाइड इनकी तरफ ज़्यादा साम्यावस्था में चली जाती है, और कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड को हम रक्सी समूह के रूप में किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये कोई कंपाउंड है जिसमें हमारे पास इसमें दो क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, एक तो एसीटोन और एक एस्टर। ये कोई कंपाउंड है जिसमें दो क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। एक क्रियात्मक समूह है वो तो है एसीटोन और दूसरा क्रियात्मक समूह है वो है एस्टर। इस कंपाउंड से जब हमें इसका अपचयन करवा के हमें इस प्रकार का कंपाउंड बनाना हो, CH2OH, इसका हमें इस प्रकार से अपचयन करना हो तो देखो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हैं, एक तो एस्टर और एक कीटोन। एक तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है इसमें कीटोन। यदि हम इसका रिडक्शन इसी प्रकार से करें तो एस्टर की और कीटोन की दोनों की जो रिएक्टिविटी होती है रिड्यूसिंग एजेंट के प्रति वो लगभग इक्वली होती है, और जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो हमें ये कंपाउंड नहीं मिलेगा, बजाय इसके ये कंपाउंड मिलेगा जिसमें एस्टर क्रियात्मक समूह का भी अपचयन हो जाएगा और कार्बोनिल क्रियात्मक समूह का भी अपचयन हो जाएगा। यानी ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप उपस्थित थे उन दोनों का क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना था? हमें केवल एस्टर क्रियात्मक समूह का तो अपचयन करना था, लेकिन इस कार्बोनिल क्रियात्मक समूह का हमें अपचयन नहीं करना था। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? जो ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, इसका हम रक्षण करेंगे। और इसका रक्षण हम किसके द्वारा कर सकते हैं? जैसा कि अभी हमने देखा कि इसका रक्षण हम कर सकते हैं इस कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाकर इसको हम एसीटेल के रूप में परिवर्तित करके। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को जब हमें संपन्न करवाना है तो हम इस प्रकार से संपन्न करवा सकते हैं कि हम क्या लेंगे, जो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड है जिसमें इस कार्बोक्सिलिक
नहीं, एस्टर और कीटोन दोनों क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, उसकी हम किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे? एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो जो कीटोन क्रियात्मक समूह है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? एसिटेल में परिवर्तित हो जाएगा। एस्टर है वो तो ऐसा कैसा ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एसिटेल समूह में परिवर्तित हो गया। और ये जो एसिटेल बन गया है, इस एसिटेल का अब हम रिडक्शन करवा सकते हैं। इसका रिडक्शन हम जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या किसी और रिड्यूसिंग एजेंट की सहायता से जब हम इसका अपचयन करवाएंगे तो एसिटेल जो समूह था वो तो ऐसा कैसा ही रह जाएगा, और जो हमारा एस्टर क्रियात्मक समूह था उसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। अब एस्टर का तो अपचयन हो गया है, अब जो एसिटेल रक्सी समूह जो हमने बनाया था उसको अब हमें वापस हटाना है। वापस हटाना भी काफ़ी ईजी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाएंगे। अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाएंगे तो ये जो रक्सी समूह बना था वो रक्सी समूह वापस हट जाएगा और क्या बन जाएगा? वापस कीटोन क्रियात्मक समूह बन जाएगा, और यहाँ पर एस्टर है वो एल्कोहल में अपचयित हो ही गया था। तो ये कंपाउंड फाइनली हमें मिल गया है, जिसमें एक ही कंपाउंड में एक एस्टर और एक कीटोन, दो क्रियात्मक समूह उपस्थित थे। हमने एक का सेलेक्टिवली रिडक्शन करवा दिया है एसिटेल रक्सी समूह का उपयोग करके। तो इस प्रकार से जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनकी हम एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करके एसिटेल यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, और उस एसिटेल यौगिक का हम जब वापस हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वापस कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिल जाएंगे। तो ये था एसिटेल का रक्सी समूह के रूप में उपयोग। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।